अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम अपेंडिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो अपेंडिक्स के एनाटॉमी में क्या देखना है हमने, इसकी ब्लड सप्लाई, इसका वेनस रिटर्न और लिम्फेटिक सिस्टम देखते होते हैं। उसके अलावा इसकी पोजीशन है जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अपेंडिक्स को हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है समवट लाइक वर्म लाइक होती है, तो इस वजह से इसको हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं, वर्म शेप होने की वजह से। और ये ट्यूब है जो कनेक्टेड होती है किसके साथ, सीकम के साथ कनेक्टेड होती है। उसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो 5 to 15 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। और अगर इसकी ब्लड सप्लाई की बात की जाए तो मेन ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सीकल आर्टरी करती है, जो कि ब्रांच है आइलियोसिकल आर्टरी की। मतलब आइलियोसिकल आर्टरी है, उसकी एक ब्रांच है पोस्टीरियर सीकल आर्टरी, जो कि सप्लाई कर रही है कहाँ पर, अपेंडिक्स को सप्लाई कर रही है। अब इसका वेनस रिटर्न, तो वेनस रिटर्न कैसे होगा, थ्रू अपेंडिकुलर वेन इनटू पोस्टीरियर सीकल वेन, जो कि ड्रेन करते हैं इनटू आइलियोसिकल वेन में। मतलब कि जो ब्लड रिटर्न होगा वो थ्रू अपेंडिकुलर वेन इनटू पोस्टीरियर सीकल वेन, और उसके बाद वो ड्रेन करेगा इनटू आइलियोसिकल वेन में। अब इसकी पोजीशन देखें तो जो एमसीयूज में आता है वो इसकी पोजीशन के बारे में पूछा जाता है। तो 65% जो मोस्ट कॉमन इसकी पोजीशन होती है वो रेट्रोसिकल होती है, मतलब सीकल के बैक साइड पे होगी। उसके अलावा ये 32% जो है वो पेल्विक पोजीशन होती है, जो सेकंड मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा प्री आइडियल, पोस्ट आइडियल और सब सीकल भी हो सकती है। अब इसका फंक्शन, जो इसका एग्जैक्ट फंक्शन है वो अननोन है फॉर अस। ये यूजलेस ऑर्गन है, भी यूजलेस पार्ट है हमारी बॉडी का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। लेकिन कुछ इसके एविडेंसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे होते हैं, बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, इस वजह से इसको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा ऑफ गट जो है वो भी प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल सेफ हाउस भी इसको कह सकते हैं। इसके अलावा ये इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होता है, समवट लाइक लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा होता है, इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा हमें सिर्फ इतना पता है वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये यूजलेस है, लाइक एंसेस्टर्स से डिसेंडेंट जो उनको ये ट्रांसफर हुआ है, यूजलेस ऑर्गन। अब क्या है कि अगर यहाँ पर किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो अपेंडिक्स की, तो उसको हम अपेंडिसाइटिस कह देते हैं। और 10% जो पॉपुलेशन है उसके अंदर अपेंडिसाइटिस पॉसिबल है, प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन सर्जिकल अब्डोमिनल सर्जिकल इमरजेंसी है वो अपेंडिसाइटिस होती है। अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन जो है वो मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल सर्जिकल प्रोसीजर में से एक है। इसकी कॉजेज क्या होंगी, क्योंकि ये हॉलो होता है तो यहाँ पर कोई भी चीज़ आके, लाइक यहाँ से डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल आते हैं यहाँ पे आके स्टक हो सकते हैं, जिसको हम बाद में क्या कहते हैं, अगर वो हार्ड हो जाए, स्टोन लाइक रॉक लाइक हो जाए, तो उसको फिकोलिथ कहते हैं। मतलब मेनली यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद उसकी कॉम्प्लिकेशन आएगी। तो कॉजेज में पहली कॉज एडल्ट के अंदर अगर देखी जाए तो फिकोलिथ होती है। इसके अलावा अनडाइजेस्टिव सीड्स हो सकती है। इसके अलावा एक वर्म है, पिन वर्म। पिन वर्म की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। पिन वर्म क्या करता है, जो हमारा गट होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रैप कर देता है, उसको श्रिंक कर देता है, बंद कर देता है। यहाँ से अपेंडिक्स को क्या करेगा, रैप करके वो उसको क्या कहते हैं, क्लोज कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा। तो मेनली अपेंडिसाइटिस किस वजह से हो रही है, वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रही है। और अगर इन्फेंट्स की बात की जाए तो इन्फेंट्स में लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया होती है, यहाँ पर लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं, उनका उनकी प्रोलिफरेशन होगी, हाइपरप्लेजिया होगा। वो होगा किस वजह से, मोस्टली जो है आफ्टर वायरल इन्फेक्शन की हाइपरप्लेजिया हो जाता है। और ये होता किसमें है, इन्फेंट्स में, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होगी और एट द एंड हम उसको फिर अपेंडिसाइटिस कहेंगे। नॉर्मली तौर पर क्या होता है कि जो अपेंडिक्स है वो भी आपके इंटेस्टाइन की तरह क्या होता है, म्यूकस को सीक्रेट कर रहा होता है, कॉन्टिन्यूसली म्यूकस को सीक्रेट कर रहा होता है। जब इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तब भी ये म्यूकस को सीक्रेट करता रहेगा। म्यूकस क्या होगा, प्लग होगा या भी एक्यूमुलेट होगा, जो कि इसकी जो साइड्स हैं, जो इसकी वॉल्स हैं, उनको क्या करेगा, इन्फ्लेम्ड कर देगा। इन्फ्लेम मतलब यहाँ पे क्या करेगा, स्वेलिंग करेगा, बैलूनिंग कर देगा। एक तो चीज़ ये है कि वो बैलूनिंग होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो सराउंडिंग में विजुअल नर्व्स होती हैं, नर्व फाइबर्स होती हैं, वो इन्वॉल्व होंगी, जिसकी वजह से पेशेंट को अब्डोमिनल पेन होता है।
फिर सेकेंडली क्या है कि जैसे ही यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यहाँ पर जो नॉर्मल फ्लोरा के बैक्टीरियाज थे, जो इकोलाई हैं, बैक्टीरियोइड फ्लैजिलस है, यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे ग्रो करेंगे, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी। इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी तो हमें जो वाइट ब्लड सेल्स काउंट है, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन में वाइट ब्लड सेल काउंट रेज मिलेगा। दूसरा इसके साथ क्या होगा, इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को क्या होगा, फीवर होगा, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन और उसके साथ अब फीवर डेवलप हो गया है। फीवर के साथ फिर पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग होगी। फिर उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग अर्ली डेज में कुछ 5 से 7 दिन के अंदर अंदर पेशेंट को जो पेन होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, पेरिअम्बलाइकल पेन हो रही होती है, पेरिअम्बलाइकल पेन होती है। लेकिन जब जैसे टाइम गुजरता है 5 से 7 दिन के बाद जो इसका मोमेंटम है, मोमेंटम इन्वॉल्व होता है। मोमेंटम का इन्वॉल्वमेंट के बाद वो राइट लोअर एब्डोमिनल या क्वाड्रेंट पेन में कन्वर्ट हो जाता है। राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन डेवलप हो जाएगी पेशेंट को, जिसको हम फिर रेफर्ड पेन भी कहते हैं। ये सिम्टम्स आएंगे पेशेंट के। अब क्या होगा कि जैसे जैसे बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे टाइम गुजरता जाएगा पासिंग टाइम के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन की डेप्रिवेशन होगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। नेक्रोसिस स्टार्ट होगी, जो वॉल्स होंगी वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी और जो म्यूकस है वहाँ का वो रिमूव होगा। बैक्टीरियाज क्या करेंगे, इस वॉल के अंदर ग्रो करेंगे, इन्वेट करेंगे, वहाँ पर प्रोलिफरेट करेंगे। उसके बाद वो वॉल्स को क्या करेंगे, मोर डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से मे बी पॉसिबल है कि यहाँ पर रप्चर हो जाए, जो अपेंडिक्स है वो ब्रेक डाउन हो जाए और इसका जो भी म्यूकस है, जो फ्लोरा था, वो सब कुछ एब्डोमेन में जो पेरिटोनियम है वहाँ पे लीक होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम फिर परफोरेशन कहते हैं, लीडिंग टू पेरिटोनाइटिस। पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन में क्या आएगा, पेशेंट को रप्चर होने की वजह से पेरिटोनाइटिस डेवलप होगा। जब पेशेंट को पेरिटोनाइटिस डेवलप होगा तो हार्ड बोर्ड लाइक एब्डोमेन होगा, साथ में पेशेंट को रिबाउंड टेंडरनेस डेवलप होगी। रिबाउंड टेंडरनेस क्या होती है, ऑन पाल्पिटेशन पेशेंट फील रिलैक्स और इवन डोंट फील रिलैक्स। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि पेशेंट को जैसे ही हम पेशेंट की जो प्रेशर है, प्रेशर को रिलीज करेंगे, प्रेशर को टेकिंग ऑफ करेंगे, पेशेंट को पेन फील होगी। वो शो करेगा पेशेंट को रिबाउंड टेंडरनेस से। फिर उसके अलावा पेशेंट क्या होगा, अपने एब्डोमिनल मसल्स को यूज़ नहीं कर रहा होगा। पेशेंट अपने एब्डोमिनल मसल्स को क्या करेगा, वो इन लो मोशन कंडीशन में रखेगा। पेशेंट अपने मसल गार्डिंग कंडीशन में होगा टू अवॉइड एंड पेन, टू ट्राई टू अवॉइड पेन। पेशेंट अवॉइड करने की कोशिश करेगा पेन को। फिर उसके अलावा क्या होगा, पेशेंट को उसकी नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है, पॉसिबल है कि जो अपेंडिक्स से सराउंडिंग है वहाँ पे पस एक्यूमुलेट हो जाए इन्फेक्शन की वजह से, पेरीअपेंडिकुलर एब्सेस डेवलप हो सकती है। इसलिए इसके अलावा सम टाइम सब फ्रेनिक एब्सेस भी डेवलप हो सकती है। सब फ्रेनिक एब्सेस क्या होगी, बिलो द डायफ्राम बट अबव द लिवर एंड स्प्लीन। अगर वहाँ पे एब्सेस डेवलप हो तो वो सब फ्रेनिक एब्सेस हो सकती है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि अपेंडिक्स के साथ ही यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट है। तो फ्लोपियन ट्यूब इन्वॉल्व होंगी इन्फेक्शन की वजह से, उनकी इन्फेक्शन की वजह से फ्लोपियन डैमेज होगा, जिसकी वजह से मे भी पॉसिबल है कि उनको क्या हो, परमानेंट या इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है पेशेंट को। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगी पेशेंट की। और पेशेंट को क्या होगा कि जो पेन का पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट थिंग है, ये यहाँ पर जो जिस पॉइंट पर लोअर क्वाड्रेंट में पेन होती है उसको हम मैकबरी पॉइंट भी कहते हैं। और जो रिबाउंड टेंडरनेस फील होगी जब हम पाल्पिटेट करेंगे एट द मैकबरी पॉइंट, तभी पेशेंट को ऑन टेकिंग ऑफ प्रेशर पेन फील होगी। मोस्ट कॉमन पॉइंट जो है पेन का वो ये होता है। अपेंडिसाइटिस को डायग्नोज करने के लिए कुछ साइंस होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसकी बेस पे हम पेशेंट की पेन की बेस पे हम कहते हैं कि ये अपेंडिसाइटिस है। उसमें पहला साइन आ जाएगा, पॉइंट साइन होगा। पॉइंट साइन में पेशेंट क्लियर कट पॉइंट आउट कर रहा होता है, उसको क्लियरली बता पा रहा होता है कि उसको पेन का है, वो चाहे पेरिअम्बलाइकल पेन है या पेशेंट को क्या है, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन है, जहाँ पे मोस्ट कॉमनली पेन रेडिएट करके आ रही होती है। उसके बाद हमने रोफ्सिंग साइन करना है। रोफ्सिंग साइन चेक करने के लिए आपने क्या करना है, पेशेंट को डीप पाल्पिटेशन करनी है ऑन द लेफ्ट साइड। पेशेंट पेन फील करेगा ऑन द राइट साइड। लेफ्ट साइड पे पाल्पिटेशन से राइट साइड में पेन होगी, मतलब आपने राइट आइलिक फोसा में पाल्पिटेशन करनी है। पेशेंट को लेफ्ट आइलिक फोसा में आपने क्या करना, पाल्पिटेशन करनी है, राइट आइलिक फोसा में उसको पेन होगी, तो वो रोफ्सिंग साइन पॉजिटिव है। देन नेक्स्ट उसके बाद श्वास साइन आएगा। श्वास साइन में अपने पेशेंट को क्या करना है, लेफ्ट लेटरली, इवन क्या आप उसको स्पाइन पोजीशन में भी लेटा के कर सकते हैं, तो दोनों तरफ से ठीक है। आपने लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटा के पेशेंट को क्या करना है,
राइट साइड की जो थाई है उसको एक्सटेंड करना है और पेशेंट के जो हिप है वहाँ पर आपने काउंटर रेजिस्टेंस लगानी है, मतलब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे पेशेंट को एक्सटेंशन ऑफ थाई पे पेन होगी, तो फर्स्ट साइन पॉजिटिव है। इसी तरह ऑब्टूरेटर साइन में आपने क्या करना है, पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में लेटा के उसकी फ्लेक्शन करवानी है थाई की और नी की। उसके बाद आपने इंटरनल रोटेशन ऑफ थाई के लिए क्या करना है, जो लेग है उसकी लेटरल रोटेशन करवानी है, लेटरली मूव करवाएंगे लेग को। जब आपकी थाई जो है वो फ्लेक्स है, उससे क्या होगा कि थाई की इंटरनल रोटेशन होगी, इंटरनल रोटेशन ऑफ थाई विल कॉज पेन, तो वो ऑब्टूरेटर साइन है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है, स्वास साइन वो यूज करते हैं। अगर पेशेंट को स्वास साइन जो है वो पॉजिटिव है लेकिन रीबाउंड टेंडरनेस नहीं है, मतलब पेशेंट अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई करने में रिलीज करने में पेन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जो मोस्ट कॉमन पोजीशन है जो रेट्रोसिकल पेन है वहां पर पेशेंट को क्या है, अपेंडिसाइटिस है। अगर पेशेंट को पेल्विक पेन हो रही है, पेल्विक अपेंडिसाइटिस है, तो उसमें क्या होगा, रीबाउंड टेंडरनेस भी होगी, साथ में पेशेंट का ब्लैडर इन्वॉल्व होगा, ब्लैडर इन्फ्लेमेशन होगी, पेशेंट को यूटीआई के सिम्टम्स आएंगे, मतलब पेशेंट को अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, बर्निंग सेंसेशन हो रही होगी, यूटीआई लाइक सिम्टम्स होंगे पेल्विक पेन में। डायग्नोज करने के लिए कंफर्मेटरी जो टेस्ट नहीं, कंफर्मेशन के लिए हमने क्या करना होता है, हमने एक मांट्रल अल्वाराडोस मांट्रल क्राइटेरिया होता है, मांट्रल वो निमोनिक है तो आपने मांट्रल को याद रखना है। मांट्रल्स में आ जाएगा एम फॉर माइग्रेशन ऑफ पेन फ्रॉम पेरियम्बलाइकल टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन। उसके बाद ए फॉर एनोरेक्सिया, एन फॉर नोजिया, टी फॉर टेंडरनेस, सिंपल टेंडरनेस है, रिबाउंड टेंडरनेस नहीं। और उसके बाद रिबाउंड टेंडरनेस है, और उसके बाद एलिवेटेड टेम्परेचर है, ल्यूकोसाइटोसिस है, वाइट ब्लड सेल्स काउंट ड्रॉप कर जाए, या फिर शिफ्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट। आपका स्कोर कैसे होगा, आपने सभी को एक एक पॉइंट दे देना है, आपने क्या करना है, स्कोर चेक करना है वो 5 है या 5 से कम है। तो अगर तो 5 से कम आया तो वो अपेंडिसाइटिस नहीं है, लेकिन अगर वो 5 से ज़्यादा होता है, 5 या 6 है, मे बी पॉसिबल है कि वो अपेंडिसाइटिस होगा। इसमें जो रिबाउंड टेंडरनेस होता है ये और ल्यूकोसाइटोसिस, ये इनको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, बाकी सबका एक एक पॉइंट है। तो इसके बेस पे अगर तो 7 या 7 प्लस है तो 100% है कि ये पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम सीटी स्कैन भी करवाते हैं, सीटी एब्डोमेन से भी हमें कुछ हद तक डायग्नोस हो जाते हैं, लेकिन अल्मराडो मॉन्ट्रल क्राइटेरिया ही डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। एट द एंड अगर इसका ट्रीटमेंट देखा जाए तो आपके पास अल्टीमेट ट्रीटमेंट यही होता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अपेंडेक्टमी, लेप्रोटमी या अपेंडेक्टमी। इसमें क्या करते हैं, अपेंडिक्स को कम्प्लीटली सर्जिकल प्रोसीजर के साथ रिमूव कर देते हैं। यूजली जो होता है एट मैकबरी पॉइंट पे हम इंसिजन लगाते हैं, उसको यूजली यूज़ होने वाला आयरन ग्रिड इंसिजन होता है। उसके साथ हम क्या करेंगे, अपेंडिक्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, क्योंकि यूजुअली इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बाद यहाँ पे पस होगी, एब्सेस बनेगी। एब्सेस वो एपेंडिकुलर एब्सेस भी हो सकती है, सबफ्रेनिक एब्सेस भी हो सकते हैं जो अंडर द डायफ्राम होगा। दोनों केसेस में किसी भी केस हो, आपने सबसे पहले क्या करना है, जो पस है उसको रिमूव करना है, एल्स पेशेंट में अंडरगो सेप्सिस। तो आपने पहले पस को ड्रेन कर लेना है, उसके बाद लेप्रोटमी करके, अपेंडेक्टमी करके आपने अपेंडिक्स को रिमूव करना है, जो कि अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। इसके अलावा नो डाउट आप एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, एनसिड्स यूज करेंगे। एनसिड यूज करने की रीजन होती है कि जब पेशेंट को पेन होता है, मोस्टली आफ्टर अपेंडेक्टमी पेशेंट को जब पेन होगा, पेशेंट क्या करेगा, अपने सांस को क्या करेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा, अपने मसल्स की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा, गार्डिंग पोजीशन में आ जाएगा पेशेंट, और उसकी वजह से उसका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, एट दी एंड पेशेंट को थीरोसिक्लोसिस होने के चांसेस हैं। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए हमने क्या करना है, पेशेंट को एनसिड्स रेकमेंड करने होते हैं। तो अपेंडेक्टमी तो हो गई है, लेकिन अपेंडेक्टमी के बाद कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। एक कॉम्प्लिकेशन तो आपको अच्छे से याद रखनी है, पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है आफ्टर अपेंडेक्टमी, लेकिन उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, यूजली इन्फेक्शन ही होता है। अगर इन्फेक्शन एस ऑरियस की वजह से, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन एट सर्जिकल साइट हो तो वो एस ऑरियस होता है।
तो एस्टेरियोस हो सकता है। अगर आफ्टर सर्जरी पेशेंट को अब्सेस डेवलप हो जाए तो अंडरलाइन कॉज ज़्यादातर क्या होगी, पेशेंट को बैक्टीरियोज का इन्फेक्शन होगा। इसके अलावा पैरेटिक आईलीएस हो सकता है, जिसमें हमने पेशेंट को सिर्फ एनसेड्स और आईवी फ्लूइड्स देते हैं, वो उसके बाद सेल्फ रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा फिस्टुला बन सकता है ड्यू टू सर्जिकल प्रोसीजर, वहाँ फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन थी अपेंडेक्टोमी की।